नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है राजस्थान अध्ययन के इस सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं अब राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 की पुस्तक से। हमने पहले अध्याय में वन्य जीव एवं संरक्षण पर विस्तृत अध्ययन किया। आज जो हमारे अध्ययन का मुख्य बिंदु है वो कक्षा 7 का राजस्थान अध्ययन की पुस्तक से दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पाठ रहेगा। इन पाठों के अंदर उस किताब के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपके समक्ष आज लेकर आया हूँ, और उससे संबंधित और भी हमें कौन से प्रश्न की जानकारी होनी चाहिए जो कि आने वाली हमारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने एक एक प्रश्नों पर चर्चा। देखिए, अध्याय दूसरा, नाम खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इस पाठ के अंदर हम देखें तो राजस्थान के अंदर खनिजों के उत्पादन, किन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, और यहाँ इसके अतिरिक्त ऊर्जा संसाधनों के प्रश्नों का समावेश इस अध्याय के अंदर किया गया है। मैं पहले प्रश्न पर चर्चा करता हूँ कि जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उनको धात्विक खनिज के नाम से जाना जाता है। धात्विक खनिज इन्हें परिष्कृत रूप में या गलाकर न्यून पदार्थों में सृजित किया जाता है। इनकी खुद की चमक होती है, चालकता होती है और तने मतलब इसके अंदर होती है। जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उनको क्या कहा जाता है। जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज के नाम से जाना जाता है, जिनकी स्वयं की कोई चमक नहीं होती। जैसे ये खनिज आपके खुदाई में निकलते वैसे इनका प्रयोग होता है, जैसे कि चूना, पत्थर, संगमरमर इत्यादि। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए, जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा संसाधन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का किन खनिजों पर एकाधिकार है। देखिए, राजस्थान में बात करें हम तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में वोल्स्टेनाइट, जस्पर, सीसा, जस्ता ऐसे खनिज है जिनका लगभग 100% उत्पादन राजस्थान में होता है। इन खनिजों पर राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान में कहाँ जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर देबारी उदयपुर के अंदर, कहाँ देबारी उदयपुर के अंदर जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया था। यह आपको याद रखना। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर जो कि भारत का सबसे पुराना स्मेल्टर है, इसकी स्थापना भी कहाँ की गई थी। देबारी उदयपुर में की गई थी। भारत का सबसे पुराना स्मेल्टर जिसकी स्थापना 1968 में कर दी गई थी वो ही देबारी उदयपुर में स्थापित किया गया था। जो किसके द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे आपका प्रश्न है, राजस्थान में कहाँ सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया। देखिए, जब सीधा प्रश्न पूछे ना कि जस्ता शोधक संयंत्र तो वो देबारी उदयपुर में, जबकि सीसा जस्ता शोधक संयंत्र पूछे तो हमारा उत्तर होगा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर। सी से आप याद रखें कि सीसा जस्ता शोधक संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित किया गया था। आगे प्रश्न है, राजस्थान में सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो देखिए, सीसा जस्ता का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद के अंदर होता है। इसके अलावा आगे का प्रश्न हमारा कि राजस्थान में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो देखिए, राजस्थान में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन खेतड़ी, आपके झुंझुनू के अंदर, अलवर और सिक्कर में किया जाता है। लोहा एस का सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर, सिक्कर, झुंझुनू के अंदर लोहा एस का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो राजस्थान के अंदर उदयपुर और राजसमंद के अंदर चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो बीकानेर, नागौर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादित होता है। आगे प्रश्न है 12वां, रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। रॉक फास्फेट का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान में उदयपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा, जयपुर के अंदर किया जाता है। आप याद रखना कि एक खदान है जिसका नाम है जामर कोटड़ा। क्या है, जिसका नाम क्या है, जामर कोटड़ा के नाम की एक खदान है जो कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। जामर कोटड़ा कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। याद रखना कि सबसे बड़ी खान है ये, रॉक फास्फेट की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है, जो जामर कोटड़ा में स्थित है। और ये कहाँ है, जामर कोटड़ा कहाँ है, उदयपुर के अंदर स्थित है। ये भी हमें ध्यान रखना है। जामर कोटड़ा कहाँ स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। आगे प्रश्न है हमारा कि अब्रक का उत्पादन करने वाले जिले कौन से। तो देखो, अब्रक नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। अब्रक का उत्पादन करने वाले मुख्य जिलों में भीलवाड़ा, आपका अजमेर और जयपुर प्रमुख है। वोल्स्टेनाइट का उत्पादन कहाँ किया जाता है। तो वोल्स्टोनाइट का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो सिरहुई, अजमेर में किया जाता है। वह खनिज जिसका उपयोग कागज उद्योग और लघु उद्योग में किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसे वोल्स्टेनाइट के नाम से जाना जाता है। आगे का हमारा प्रश्न है कि वह खनिज जिसका उपयोग विद्युत उद्योग और सजावट के लिए किया जाता है। तो अब्रक एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा खनिज है जिसका उपयोग विद्युत उद्योग या सजावट के लिए किया जाता है। संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो राजसमंद, नागौर,
आपका नागौर के डेगाना, मकराना, उदयपुर, इसके अलावा बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, ये सारे संगमरमर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। सीमेंट बनाने में उपयोगी खनिज कौन सा है? सीमेंट बनाने के लिए सबसे उपयोगी खनिज है वो चूना पत्थर है। हमें पता है कि बूंदी के लाखेरी के अंदर, कहाँ, हमें पता है कि बूंदी के लाखेरी के अंदर प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था, लाखेरी बूंदी के अंदर। आगे प्रश्न है, चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर के अंदर होता है। ग्रेनाइट का उत्पादक जिला कौन सा है? देखो, ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन है वो जालौर में होता है, इसलिए जालौर को क्या कहा जाता है? जालौर को आप याद रखिएगा, जो जालौर है उसको क्या नाम से जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। जालौर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जैसलमेर, पाली, सिरोही में भी इसका उत्पादन किया जाता है, मतलब वहाँ खुदाई से ये प्राप्त होते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक साधन कौन से? देखिए, वे खनिज या वे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग परंपरा से यानी पुराने समय से किया जा रहा है उनको पारंपरिक या परंपरागत खनिज के नाम से जाना जाता है, जैसे कि कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। जबकि गैर पारंपरिक का मतलब है जिनका प्रयोग पहले नहीं होता था, जिनका उपयोग पहले नहीं होता था, जिनका उत्पादन पहले नहीं होता था, अब वर्तमान में उनका ऊर्जा संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। उनको ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कहा जाता है। जबकि जिनका उपयोग परंपरा यानी प्राचीन काल से किया जा रहा है वो कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस पारंपरिक या परंपरागत खनिज कहलाते हैं। जिनका उपयोग पहले नहीं किया जाता था, अब किया जाता है, उनको परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा इत्यादि जो ऊर्जा संसाधन है उनको गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? देखिए, कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है भारत के अंदर, जिसके अंदर आपका एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट किस्म का, पीट सबसे घटिया किस्म का, एंथ्रेसाइट, आपका पीट, लिग्नाइट, बिटुमेंस, ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। लेकिन राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो याद रखिएगा, राजस्थान में जो कोयले की किस्म पाई जाती है उसका नाम क्या है? लिग्नाइट किस्म का राजस्थान में कोयला पाया जाता है। सबसे उच्च किस्म का जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट है, जबकि सबसे खराब या घटिया किस्म का जो कोयला है वो पीट कोयला है, क्योंकि उसकी राख ज़्यादा तप कम होता है। लेकिन राजस्थान में कौन सा प्रकार पाया जाता है कोयले का? तो कोयले का लिग्नाइट प्रकार राजस्थान में पाया जाता है। और ये जो लिग्नाइट है उत्पादन है कहाँ कहाँ से होता है? तो आपका पलाना, बरसिंहसर बीकानेर में, कपूरडी आपका बाड़मेर में, मेड़ता आपका नागौर में इसका उत्पादन किया जाता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो देखिए, पहला सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन या पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो सूरतगढ़ है, जो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में, वहाँ स्थापित किया गया था। छबड़ा जो कि 12, ये 12 नहीं है, ये 12 है। छबड़ा 12 में विद्युत संयंत्र किस पर आधारित है? देखो, छबड़ा 12 में जो विद्युत संयंत्र है वो किस पर आधारित है? वो कोयले के ताप पर आधारित है। राजस्थान में खनिज तेल के भंडार कहाँ पाए गए? तो देखिए, जैसलमेर, बाड़मेर, आपका जैसलमेर, बाड़मेर, आपका सांचौर बेसिन है, बीकानेर है, नागौर बेसिन है, ये सांचौर है, समझ या नहीं, ये है सांचौर बेसिन है आपका जालोर का। इसके अलावा बाड़मेर, बीकानेर है, नागौर बेसिन है, वहाँ खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान में गैस के भंडार कहाँ पाए गए? तो गोटारू, कमलीताल, तनोट, मणियारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डंडीवाला, यहाँ आपके गैस के भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र कौन से है? तो राजस्थान के जो प्रमुख खनिज तेल के क्षेत्र बात करें तो गोटारू आपका, जैसे हमने उसमें गैस के भंडार के पढ़ा था, वैसे आपका सादेवाड़ा जैसलमेर के अंदर, बागेवाड़ा वो बीकानेर में, ऐश्वर्या मंगला, ये प्रमुख खनिज तेल भंडार के कुएं हैं बाड़मेर के। ऐश्वर्या मंगला है ना, ये खनिज तेल के प्रमुख भंडार कुएं हैं बाड़मेर के। सादेवाड़ा, जैसलमेर, बागेवाड़ा, बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला के अंदर भी प्रमुख खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे ये आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेर के रामगढ़ और बारां में अंतः विद्युत गृह किस पर आधारित है? देखिए, हमने जैसे कि आपके सूरतगढ़ के सुपर पावर थर्मल पावर प्लांट की चर्चा करी, वैसे एक जैसलमेर के रामगढ़ में और एक बारां अंता में विद्युत गृह पर किस पे आधारित है? तो वो गैस आधारित विद्युत गृह संयंत्र है, गैस पे आधारित है ये। राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, जो कि देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जबकि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया गया था। तो राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, जबकि ये जो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये भारत का दूसरा है, भारत का दूसरा, राजस्थान का पहला है। जबकि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो तारापुर है, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न है कि लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो लिग्नाइट
आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? गिरल बाड़मेर में स्थापित किया गया था। प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है वो अमर सागर जैसलमेर में स्थापित किया गया था। पवनों के द्वारा ऊर्जा उत्पादन, पवन चक्कियों के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना अमर सागर जैसलमेर में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की कहाँ की गई थी? तो सोलर पार्क मतलब सूर्य के ताप से उत्पन्न विद्युत के लिए जो सोलर पार्क, सौर प्लेट के माध्यम से जो बड़े बड़े पार्क लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े आपके संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा बड़ला जोधपुर के अंदर देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई थी। तो उत्तर होगा इसका बड़ला जोधपुर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? देखिए राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? तो हमारा उत्तर होगा जोधपुर। जोधपुर को किस नगरी के नाम से जाना जाता है? सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान के किस जिले के अंदर होता है? तो जोधपुर के अंदर सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर है, लेकिन कहीं कहीं प्रश्न कई बार आता है कि स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तब हमारा उत्तर जोधपुर नहीं होगा। स्वर्ण नगरी है वो किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। जबकि सौर नगरी या सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? आपकी जोधपुर को कहा जाता है। सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ से होता है? जोधपुर में होता है। इसलिए सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना भी कहाँ की गई थी? बड़ला जोधपुर के अंदर की गई थी। यह हमारे दूसरे अध्याय खनिज ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों पे हमने चर्चा की और अतिरिक्त जानकारियां भी इसे हमने प्राप्त की। आगे जो हमारा पाठ है, अध्याय है, वो है अध्याय नंबर 3 कृषि एवं सिंचाई। किससे संबंधित है? कृषि एवं सिंचाई से संबंधित है। इस अध्याय में ये बात कही गई है कि कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि एक ऐसा व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय, और भारत की लगभग 2/3 आबादी है वो कृषि पर सीधे सीधे संबंधित है। अब देखो किसी भी फसल के उत्पादन के लिए तापमान, पानी, जलवायु, मिट्टी की गुणवत्ता निर्भर करती है और उसी के आधार पर राजस्थान में जल के उपलब्ध स्रोत, मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। किस कृषि के उत्पादन में राजस्थान कौन सा स्थान है, उन प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि खाद्यान्न फसलें। देखिए जिन फसलों का उत्पादन भोज्य पदार्थों के लिए किया जाता है अर्थात खाने के लिए किया जाता है उन्हें खाद्यान्न फसल के रूप में जाना जाता है, जैसे कि गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल और बाजरा। आगे हैं व्यावसायिक फसलें। देखो ये जो व्यावसायिक फसलें हैं ना, इनको नकदी फसल या पूंजी फसल के रूप में भी जाना जाता है। व्यावसायिक फसल तो कहा जाता है, नकदी और पूंजी फसल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनका मुख्य उत्पादन का उद्देश्य है वो पैसा कमाना होता है। जैसे कि गन्ना, कपास, तंबाकू, तिलहन आदि, इन्हें व्यावसायिक फसलें भी कहा जाता है। राजस्थान में मक्का कहाँ का प्रमुख है? देखिए अगर हम मक्के की बात करें ना, तो मक्का राजस्थान के दक्षिणी भाग का प्रमुख खाद्यान्न पदार्थ है। ये आप ध्यान रखिए कि जो मक्का है वो मेवाड़ यानी राजस्थान के किस भाग का? दक्षिण भाग का प्रमुख भोज्य पदार्थ है। इसे अनाजों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। मक्के को और क्या कहा जाता है? अनाजों की रानी भी कहा जाता है। दक्षिण राजस्थान का प्रमुख आपका खाद्यान्न फसल है ये। इसके जो प्रमुख बीज है जो कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंदर माही कंचन और माही धवल। बाद आपके मक्का उत्पादन या जो मक्का की फसल है उसके प्रमुख किस्म के बीज हैं माही कंचन और माही धवल। ये आपको दो नाम ध्यान में रखना है। माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? तो आप याद रखिए माही कंचन और माही धवल है वो आपका जो दक्षिण राजस्थान में मक्का उत्पादित किया जाता है उस मक्के की प्रसिद्ध किस्म है। आगे चर्चा करें हम आगे कि राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। तो देखिए प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है वो भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है। दक्षिण राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो मक्का अनुसंधान केंद्र वो कहाँ स्थापित किया गया? बाड़मेर के अंदर क्या स्थापित किया गया है? बाड़मेर के अंदर मक्का अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? मक्का अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहाँ स्थापित किया गया है? बांसवाड़ा में आपका मक्का अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है? तो देखिए बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। बाजरा के अलावा सरसों, इसबगोल, जीरा, आपके ग्वार, मोठ, इन सब के उत्पादन में भी राजस्थान का कौन सा स्थान है? पूरे भारत में राजस्थान का पहला स्थान है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है कि
कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वह कुएं व नलकूपों के द्वारा होती है। लगभग कितने प्रतिशत, लगभग 70% जो सिंचाई है वो कुएं और नलकूपों के द्वारा होती है। मैं एक बार वापस आपसे बाजरा के उत्पादन में फिर चर्चा करता हूं कि हमने पढ़ा कि मक्का अनुसंधान केंद्र है, कहाँ स्थापित किया गया है, मक्का अनुसंधान केंद्र है वो आपका बांसवाड़ा में स्थापित किया गया है। बाजरा से संबंधित मैं कुछ जानकारी आप लोगों के समक्ष रखता हूँ कि किस फसल के उत्पादन राजस्थान का प्रथम स्थान है, तो बाजरा के उत्पादन में राजस्थान में, भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। आप एक याद रखना कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान जिसका मुख्यालय कहाँ है, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान जिसका मुख्यालय हैदराबाद में, कहाँ है, हैदराबाद में है। इसके द्वारा एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जा रहा है, अभी हुआ नहीं, किया जा रहा है। एक रीजनल सेंटर यानी क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो कहाँ स्थापित किया गया बाजरा उत्पादन के लिए, हैदराबाद के अंदर भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद में उसका मुख्यालय, उसका एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखिएगा गुड्डा मल्लानी, गुड्डा मल्लानी जो कहाँ है, गुड्डा मल्लानी कहाँ है आपका, बाड़मेर के अंदर, गुड्डा मल्लानी कहाँ है, बाड़मेर के अंदर इसका एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है बाजरा और शुष्क जलवायु की मुख्य फसल है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आने वाले समय में काम आएगी कि जो भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद जहाँ इसका मुख्यालय, उसके द्वारा एक क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो गुड्डा मल्लानी बाड़मेर के अंदर उसका एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। और पश्चिम राजस्थान के प्रमुख खाद्यान्न फसल भी बाजरा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई है वो कुएं नलकूपों से होती है। लगभग 70 से 75% जो सिंचाई है वो कुएं नलकूपों के द्वारा होती है। जबकि राजस्थान का गंगानगर जिला है, ये वाले भाग हनुमानगढ़ जिला है, ये नहरों द्वारा सिंचित किए गए क्षेत्र हैं। यहाँ एक प्रमुख योजना संचालित है जिसका नाम है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की क्या कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की क्या कहा जाता है, मरुगंगा के नाम से इसे जाना जाता है। आगे प्रश्न है, वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए वाटरमैन के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है। जो राजेंद्र सिंह है इनको जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी 2001 में दिया गया था। कब दिया गया था, कौन सा पुरस्कार दिया गया था, रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था 2001 में। इन्हें जोहड़वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनको जोहड़वाला बाबा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपके जो परंपरागत जो जल संरक्षण की पहले आपकी जो विधियां थी जैसे कि खड़ी जोहड़ नाड़ी, इनके अंदर इन्होंने जोहड़ के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनको जोहड़ वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इन राजेंद्र सिंह से संबंधित आप एक जानकारी और रखना कि 2015 के अंदर, कब, 2015 के अंदर इन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया था। एक पुरस्कार है जिसका नाम क्या है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था, स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया था इनको 2015 के अंदर। इसे क्या कहा जाता है, जल के क्षेत्र के अंदर नोबेल कहा जाता है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज है जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बाद राजेंद्र सिंह जी को दिया गया था, उसको जल के क्षेत्र का क्या कहा जाता है, जल के क्षेत्र का उसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बाद जल के क्षेत्र के अंदर इन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया था, उसे जल का नोबेल कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि वैश्विक शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वैसे जल का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, स्टॉकहोम वाटर प्राइजेस को जल का नोबेल कहा जाता है, जल का नोबेल कहा जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। जो कब दिया गया था इन्हें, 2015 के अंदर स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया 2015 में, जिसे जल का नोबेल भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 2001 में भी जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजेंद्र सिंह जी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था और इन्हें जोहड़ वाले बाबा के रूप में भी ये प्रसिद्ध हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे अब जो हमारा अध्याय है वो हमारा अध्याय
चौथा, जिसका नाम है अध्याय नंबर 4, राजस्थान में कृषि विकास, यानी राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं संचालित है, उस किताब में क्या क्या लिखा गया है, उस किताब में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। राजस्थान में कृषि विकास, पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 के अंदर की गई थी। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। आगे प्रश्न है, राजस्थान में जीरे की सर्वाधिक प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? देखो, राजस्थान में जीरे की सर्वाधिक प्रसिद्ध मंडी है वो जोधपुर के अंदर है, और आपकी धनिया व मेथी की प्रसिद्ध मंडी है वो कोटा की रामगंज मंडी धनिया व मेथी की प्रसिद्ध मंडी है। ये भी आपको याद रखना, रामगंज मंडी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की रामगंज मंडी प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि लहसुन की प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? लहसुन की जो प्रसिद्ध मंडी है वो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। फल व सब्जी मंडी कहाँ स्थित है? फल व सब्जी मंडी की हम बात करें, फल व सब्जी मंडी की बात करें तो राजस्थान की प्रसिद्ध फल व सब्जी मंडी कहाँ है? तो वो है मोहना के अंदर। मोहना जयपुर के अंदर कौन सी जगह है? जयपुर के अंदर एक मंडी है जिसका नाम है मोहना। वो फल व सब्जियों के उत्पादन में राजस्थान की प्रसिद्ध मंडी है। ये भी आपको ध्यान है रखना। 4 मंडियों पे मैंने चर्चा करी आपके साथ कि आपकी जीरे की प्रसिद्ध मंडी जोधपुर में है, धनिया व मेथी की प्रसिद्ध मंडी है वो रामगंज कोटा के अंदर है, जबकि आपकी लहसुन की प्रसिद्ध मंडी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, जबकि फल व सब्जियों की प्रसिद्ध मंडी है वो कहाँ स्थित है? फल व सब्जियों की जो प्रसिद्ध मंडी है वो आपकी मुहाना जयपुर में स्थित है। कपास व गेहूं की प्रसिद्ध मंडी कहाँ है? कपास व गेहूं की प्रसिद्ध मंडी गंगानगर है, जबकि आपकी ऊन की प्रसिद्ध मंडी कहाँ है? बीकानेर के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे का जो हमारा अध्याय है, मैंने उन प्रश्नों पर चर्चा करी है जो उस किताब के अंदर लिखे हुए, उन किताबों के अंदर जो प्रश्न है उसके अलावा भी उन्होंने उनसे अतिरिक्त जानकारी रखी है, क्योंकि ये किताब किसी कंपटीशन को ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई है। ये उस विद्यार्थी जो कक्षा 7 में पढ़ रहा है उसके मस्तिष्क, उसके सोचने समझने की क्षमता के आधार पर लिखी गई है। ये किताबें कम इनके अंदर फैक्ट है ज़रूर, लेकिन आप बार बार पढ़िए। आप जो आगे कंपटीशन में राजस्थान जीके की तैयारी करें उसका आधार यही प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है, सरकार किसानों से अनाज किस मूल्य पर खरीदती है? देखिए, सरकार चाहती है कि किसान आड़ती बिचौलों के हेर फेर से मुक्त रहें, है ना, किसी प्रकार की उनके साथ कोई जालसाजी ना हो। तो सरकार के द्वारा प्रत्येक फसल का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, उसी मूल्य के आधार पर खरीदारी की जाती है। चलिए साथियों, जो हमारा अगला अध्याय है, अध्याय नंबर 5, उस पर हम चर्चा करते हैं, जिसका नाम क्या है? राजस्थान में व्यापार। मैंने वो प्रश्न आपके समक्ष रखे हैं जो उस किताब के अंदर लिखे हुए हैं। राजस्थान में व्यापार, देखिए पहला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र की जो मिल है वो कहाँ स्थापित की गई थी? राजस्थान के प्रथम सूती वस्त्र की जो मिल है वो आपकी ब्यावर अजमेर के अंदर, ब्यावर अजमेर के अंदर सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा जून 1879 के अंदर स्थापित की गई थी। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र की मिल कौन सी है? तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र की मिल है वो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है। और ये भी आप ध्यान रखना कि ये किस क्षेत्र की आपकी मिल थी? निजी क्षेत्र की मिल थी। किस क्षेत्र की मिल थी? निजी क्षेत्र की मिल थी। ब्यावर अजमेर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना ब्यावर में सन 1879 के अंदर किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा की गई थी। सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना, और अजमेर के अंदर है। आगे प्रश्न है, वस्त्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? वस्त्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को कहा जाता है, भीलवाड़ा को जाना जाता है, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। और इसके अलावा भी आप कुछ प्रश्न याद रखना कि हमने एक पढ़ा था खनिज वाले पार्ट के अंदर कि राजस्थान की अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। भीलवाड़ा से संबंधित अतिरिक्त कथन आपको ये भी ध्यान रखने हैं कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है, या राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर हमारा होगा भीलवाड़ा। सर्वाधिक वस्त्रों के उत्पादन के लिए, उच्च किस्म के सूती वस्त्रों के निर्माण करने के लिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी के नाम भी कौन प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है आपका भीलवाड़ा जिला। कौन सा जिला? भीलवाड़ा जिला। और इसे वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कथन आपको याद
रखना है। आगे का हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का सूती वस्त्र उद्योग जिसकी पहली मिल ब्यावर में 1889 के अंदर सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी, उसके बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि सूती वस्त्र उद्योग के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है वो चीनी उद्योग है। वो कौन सा उद्योग है? चीनी उद्योग है। और इससे संबंधित भी आपको याद रखना है कि चीनी उद्योग के क्षेत्र के अंदर पहली मिल कब स्थापित की गई थी? चीनी उद्योग के संदर्भ में पहली मिल है 1932 में स्थापित की गई थी, जिसका नाम क्या था? द मेवाड़ शुगर मिल्स। द मेवाड़ शुगर मिल्स उसका नाम है था। उसका पूरा नाम क्या था? द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड उसका पूरा नाम था। ये भी किस क्षेत्र में स्थापित की गई थी? ये भी आपकी निजी क्षेत्र के अंदर स्थापित की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका जो चीनी उद्योग की मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में 1932 में स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी? तो आपको याद रखना है भोपाल सागर के अंदर। कहाँ स्थापित की गई थी? भोपाल सागर में स्थापित की गई थी। और ये भोपाल सागर कहाँ है? भोपाल सागर आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। भोपाल सागर आपका कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे का जो हमारा अंतिम प्रश्न है कि कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया गया था? कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का जो निर्माण है वो सन 2019 के अंदर किया गया था। निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के द्वारा कृषि निर्यात यानी कृषि के जो उत्पन्न जो जितनी भी फसलें हैं, जितने भी वस्तु हैं, उनका निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 2019 के अंदर किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार दोबारा हम छोटी छोटी सिरसरी नज़रों से एक बार दोबारा सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और एक बार फिर उन प्रश्नों को हम पढ़ लेते हैं कि जो आपकी कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण 2019 में किया गया। राजस्थान का सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग आपका चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग की स्थापना 1932 के अंदर द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम से की गई, जो कि निजी क्षेत्र में स्थापित थी। कहाँ की गई थी? तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई थी। आगे का जो हमारा प्रश्न था कि वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। भीलवाड़ा को अब्रक नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब और कहां की गई थी? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में सन 1889 के अंदर सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा निजी क्षेत्र में की गई थी। इसका नाम क्या था? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड इसका नाम था। चौथे अध्याय के जो आपके प्रमुख प्रश्न थे उनमें कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। राजस्थान में जीरे की प्रसिद्ध मंडी कौन सी थी? जीरे की प्रसिद्ध मंडी आपकी जोधपुर थी। राजस्थान में धनिया व मेथी के लिए प्रसिद्ध मंडी कौन सी थी? धनिया व मेथी के लिए रामगंज मंडी प्रसिद्ध थी। सरकार किसानों से अनाज किस मूल्य पर खरीदती है? सरकार चाहती है कि किसान आड़तीय व बिचौलियोदार से मुक्त रहें, उसलिए फसलों की एमएसपी निर्धारित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदारी की जाती है। प्रमुख मंडियों में जीरे की मंडी, आपकी धनिया व मेथी की मंडी के अलावा लहसुन की मंडी आपकी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। जबकि फल व सब्जियों की मंडी की बात करें तो जयपुर की मोहना मंडी प्रसिद्ध है। हमने वाटरमैन राजेंद्र जी पे भी चर्चा करी कि 2001 में जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2001 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, जोहड़ वाले बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है। 2015 के अंदर स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी दिया गया, जो कि जल संरक्षण के क्षेत्र में जल का नोबेल भी कहलाता है। ये एक संस्था के रूप में काम करते थे। इनकी एक संस्था थी जो कि जल संरक्षण के लिए कार्य कर रही थी। उसका भी नाम आपको याद रखना। उसका नाम क्या था? तरुण भारत संघ उसका नाम था। तरुण भारत संघ के लिए काम करते थे। उसके अध्यक्ष भी ये राजेंद्र जी रहे थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे जो बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? वो राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के अंदर स्थित है। यह भी हमें ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है वो कुएं नलकूपों से की जाती है, लगभग 70%। इसके अलावा आपके उत्तरी राजस्थान गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा सिंचाई की जा रही है। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। किस फसल के उत्पादन के में राजस्थान प्रथम स्थान है? तो राजस्थान केवल बाजरा के उत्पादन में नहीं अपितु सरसों, इसबगोल, ग्वार, मोठ और इनके उत्पादन भी राजस्थान का पहला स्थान है। बाजरा के क्षेत्र के अंदर भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में, उसके द्वारा एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जा रहा है। वो आपके बाड़मेर में गुड्डामलानी में स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान के प्रमुख उत्पादन मक्का उत्पादक क्षेत्र देखें तो भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद प्रमुख मक्का उत्पादक जिले। बांसवाड़ा के अंदर आपका मक्का अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। मक्का कहाँ का प्रमुख क्षेत्र है? तो मेवाड़ यानी दक्षिण राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ये
ये भी ध्यान रखना व्यावसायिक फसलें, खाद्यान्न फसलें कौन सी है, इन पे भी हमने विस्तृत चर्चा की। साथियों, आज मैंने आपके सामने तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय के छोटे छोटे प्रश्नों पर एक रैपिड फायर रिवीजन बताया। ये प्रश्न जो हमने आज पढ़े, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें अध्याय के, ये आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं जो इस किताब के आगे के पार्ट है, उन पार्टों से संबंधित भी वन लाइनर आपके समक्ष लेकर आऊँगा। उम्मीद है आपको एक कक्षा पसंद आई होगी। अपने साथियों के साथ इसे साझा करें और खूब तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।